तो डिस्कस करते हैं कि कुछ और न्यूमेरिकल अब बायोट-सेवर्ट्स लॉ पे और उसकी एप्लीकेशंस पे। तो यहाँ पर हमने जो पिछले बार डिस्कस किया था वो कुछ हमने एक स्क्वायर लूप के लिए कुछ प्रॉब्लम डिस्कस की थी, उसके बाद हमने एक ट्राइंगल के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। आज हम पहले कुछ केसेस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक इन्फिनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ये इधर और इधर दोनों तरफ इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। अगर इसकी डिस्टेंस मान लो कि ए है किसी पॉइंट से और हमसे कहा जा रहा है कि इस पॉइंट P पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो। अब हमें एक लाइन इस एंड पॉइंट तक ले जानी पड़ेगी और एक लाइन इस एंड पॉइंट तक ले जानी पड़ेगी। पर ये जो वायर है जिस पे करंट I दौड़ रहा है ये इन्फिनाइट तक गई हुई है। अब मैं इस एंगल को अगर बढ़ाऊं और बढ़ाऊं और बढ़ाऊं, बढ़ाते बढ़ाते मैं इसको छूना चाहूँ जो इन्फिनिटी है, तो ये बढ़ते 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 ये कुछ पैरेलल सी हो जाएगी। और जब पैरेलल सी हो जाएगी तो ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा जब ये इन्फिनिटी तक पहुंचना चाहेगी। उसी तरह से इसके साथ भी होगा। जब ये बढ़ते 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 इस लाइन को इन्फिनिटी तक छूना चाहेगी तो ये लाइन भी कुछ पैरेलल सी हो जाएगी और ये एंगल भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जब हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो हमने पिछले बार कैलकुलेट किया था वो था B = μ0 I बाय 4πa इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब φ1 भी 90 है और φ2 भी 90 है, तो 90 90 जब हम पुट करेंगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी B = μ0 I बाय 4πa साइन 90 1 हो जाएगा, दूसरा साइन 90 भी 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी μ0 I बाय 2πa और इसकी डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इनवर्ड यानी कि -k। तो कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड एक इनफाइनाइट वायर के लिए, अगर मैं इसको कहूँ फॉर इनफाइनाइट wire, this is magnetic field that we have calculated here is for infinite wire. Okay, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। तो ये वायर इस तरफ इनफाइनाइट जा रहा है, इसको मैं ख़त्म करता हूँ और एक तरफ से ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है पर दूसरी तरफ ये वायर फाइनाइट डिस्टेंस पे, या फिर मैं यह कहूँ यहाँ पर सीधे सीधे 0 डिग्री है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर। अब सेमी इनफाइनाइट वायर में मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है, तो एक तरफ का एंगल तो 90 डिग्री हो जाएगा, दूसरे तरफ का जो ये वाला एंगल है ये 0 हो जाएगा। तो अब जब मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे तो B = μ0, ये डिस्टेंस यही रहेगी, तो μ0 I बाय 4πa 90 डिग्री से हमें मिलेगा 1, 0 डिग्री से मिलेगा हमें 0 और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर जो आएगी वो आएगी μ0 I बाय 4πa। तो ये कुछ वैल्यू आएगी जब हम सेमी इनफाइनाइट वायर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ न्यूमेरिकल हम सेमी इनफाइनाइट वायर पे लगाते हैं। तो अगर मैं कहूँ, मान लो कि कोई एक ये वायर है और आपसे इस पॉइंट पे ये कह रहा है पॉइंट P, ठीक है, जिसका एंगल ये 30 डिग्री का है और ये डिस्टेंस जो दे रखी है ये D दे रखी है। तो इस पॉइंट पर और जो करंट जा रहा है वो कुछ इस तरफ जा रहा है। तो आपसे कहा जाए कि P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके दिखाइए। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर यहाँ खींचेंगे ऐसे और इस वायर को उस कंडीशन में हम एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, अब एंगल की बात करते हैं। तो एंगल के केस में हम दोनों एंगल जो है अपोजिट सेंस में कैलकुलेट करते थे और वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कैलकुलेट करते थे। तो अगर मैं पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूँ, अगर ये D है
ये तो ये आ जाएगा d cos 30। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात की मैंने। अब मैं एंगल की बात करता हूँ। अगर मैं पहले को, अगर मैं इस वाले जो इन्फिनाइट जा रही है वायर, इसके सेंस में निकालूं तो पहला एंगल तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो फाई 1 की वैल्यू है वो तो 90 डिग्री, और हमने इस सेंस में तो मेज़र कर लिया, इस सेंस में इस एंड पॉइंट के साथ हमने मेज़र कर लिया। अब हमें दूसरे सेंस में मेज़र करना है। अब दूसरे सेंस में इसी परपेंडिकुलर लाइन से हमें दूसरे सेंस से मेज़र करना, और उस लाइन से मेज़र करना जो दूसरे एंड पॉइंट को छूती है। हम अगर फॉर्मूले को फिर से याद करें तो ये कुछ ऐसा था। तो आप देखिए ये दोनों लाइन दोनों एंड पॉइंट को छू रही थी, और हम पहले को अगर इस सेंस से मेज़र करते थे, दूसरे को इस सेंस से मेज़र करते थे, और उन परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ही मेज़र करते थे, और उस लाइन से मेज़र करते थे जो दोनों एंड पॉइंट को वायर के छूती थी। तो ये लाइन इस एंड पॉइंट को छू रही थी, ये लाइन इस एंड पॉइंट को छू रही थी। अब यहाँ पर हमने इस लाइन को, जो हमें इन्फिनिटी पे एंड पॉइंट को छू रही थी, उसको तो हमने मेज़र कर लिया। अब दूसरी लाइन ये है, हमने इस डायरेक्शन में मेज़र किया। अब इस केस में हमें ऐसे मेज़र करना पड़ेगा दूसरे सेंस में। परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ही चले हैं, अब आते 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 यहाँ पहुँच जाएंगे। ध्यान से देखिए, तो ये एंगल जो अब बनेगा, ये बनेगा 330 डिग्री का, ये बनेगा 330। तो सीधे हम ये कह सकते हैं इस केस में फाई 2 = 330 डिग्री। यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। तो अब अगर मैं इसे मिटाऊँ और करंट जो कि I है, डिस्टेंस d cos 30 है, तो अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो लिखना चाहूँ तो वो होगा B = μ0 I अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 पाई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि है d cos 30 साइन फाई 1 जो कि 90 है, तो मैं साइन 90 लिख दूंगा। साइन फाई 2 जो कि 330 है, तो ये हो जाएगा। अब इसको मैं आगे कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा μ0 I बाय 4 पाई d रूट 3 बाय ऊपर कर देता हूँ 2 साइन 90 जो होगा 1। अब साइन 330 क्या होगा? साइन 330 विल बी 360 माइनस 30। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, जब साइन 90 माइनस थीटा होता है तो कॉस थीटा आता है, या साइन 270 माइनस थीटा हो तो कॉस 30, यानी कि π/2, 3π/2, 5π/2, इनसे अगर थीटा को माइनस किया जाए तो वो चेंज हो जाता है, साइन से कॉस हो जाता है या कॉस से साइन हो जाता है। लेकिन अगर पाई माइनस थीटा हो या पाई प्लस थीटा हो तो साइन का साइन ही रहता है। अगर 2 पाई माइनस थीटा या प्लस थीटा तो साइन का साइन ही रहता है। अगर 3 पाई मतलब पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई में अगर साइन पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा हो तो उस केस में साइन का साइन ही रहेगा। तो यहाँ पर देखो 360 माइनस 30 यानी कि साइन का साइन ही रहेगा, पर क्योंकि ये चौथे क्वाड्रेंट में आएगा 360 माइनस 30 चौथे क्वाड्रेंट में आएगा तो इसकी वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा माइनस साइन 360 माइनस 30 यानी कि साइन 30 एंड साइन 30 विल बी माइनस साइन 30 बिकॉज इट विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी -1/2। तो अब ये भी सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये पूरा 1/2 हो जाएगा और ये 1/2 और ये 2 कैंसिल होकर अब जो वैल्यू आएगी वो आएगी μ0 I बाय 4 पाई d इंटू रूट 3। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। अब अगर मैं डायरेक्शन निकालना चाहूँ तो करंट की डायरेक्शन मैंने उंगलियों को रखा है और अपने फिंगर्स को पॉइंट पर रखा जहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी, तो ये इनवर्ट की डायरेक्शन आ जाएगी। तो फिर से ये हो जाएगा -k। तो आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी की तरह, और वहाँ पर भी हम एंगल मेज़र करते हैं इस तरह से। तो अगला क्वेश्चन जो हम देखने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह से है।
तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं इस केस में, तो मान लेते हैं कि कोई वायर इस तरह से करंट लेके जा रहा है और यहाँ इस केस में ये ऐसे एक 45 डिग्री है और इस पर परपेंडिकुलर एक पॉइंट है। यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ये डिस्टेंस जो हमें दे रखी है वो d है, ये एंगल 45 है और ये इन्फिनाइट में जा रही है वायर, ये वायर जा रही है इन्फिनाइट। तो अब हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ये कोई पॉइंट मान लेते हैं इसको हम P, और यहाँ पे हमें फिर से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू P दे रखी है, तो अब हम फिर से इस वायर को एक्सटेंड करेंगे, इस वायर को थोड़ा सा यहाँ की तरफ एक्सटेंड करेंगे और जब एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। अब ध्यान देना, ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी 45 हो जाएगा सिंपली। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये 90 है, तो ये एंगल भी 45 हो जाएगा। वायर जो है इन्फिनाइट में जा रही है, वायर जो है इन्फिनिटी पे जा रही है। अब पहला एंगल जो हम मेज़र करेंगे φ1 को कुछ इस तरह से होगा। तो मैं ये देख सकता हूँ कि φ1 जो एंगल है जो इस सेंस में मेज़र होगा वो 90 तक जाएगा, वो 90 तक जाएगा। तो φ1 विल बी इक्वल टू 90। मैं इस डिस्टेंस की बात करूँ तो ये चाहे d sin थीटा लिखूँ या d cos थीटा लिखूँ एक ही बात होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ d sin 45, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। अगर मैं इसको थीटा मानूँ तो ये d sin 45 हो जाएगा। अब वहाँ की बात करते हैं, हमें मिल गई डिस्टेंस। अब दूसरे एंगल की बात करते हैं जो हमने एक सेंस में तो मेज़र कर लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एक सेंस में हमने मेज़र कर लिया, वो कि इन्फिनिटी तक गया। अब दूसरा एंगल जब मेज़र करना होगा तो हमें अपोजिट सेंस में मेज़र करना होगा। तो जब अपोजिट सेंस में मेज़र करेंगे तो वो एंगल कुछ इस तरह से मेज़र किया जाएगा और इस केस में एंगल की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 45, यानी कि 315 डिग्री एंगल आएगा। तो यानी कि φ1 90 है, φ2 जो है वो 315 डिग्री है और जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको मैं a कह देता हूँ यहाँ पे, d sin 45 यानी कि d/√2 है। तो हमारे पास φ1 है, φ2 है। अगर मैं कह दूँ कि इसमें करंट I फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 4πa, यहाँ पर साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो ये वैल्यू आई। अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं कहता हूँ कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 4πa, एक ही जगह d/√2, तो 4π इंटू d/√2 चला जाएगा ऊपर। अब साइन φ1 होगा 1, साइन φ1 क्योंकि साइन φ1 90 तो 1 हो जाएगा। साइन φ2 होगा साइन 315। अब 315 विल बी माइनस 1/√2 आएगा क्योंकि साइन 360 माइनस थीटा यानी कि साइन 360 माइनस 45 यानी कि साइन 45 विल बी 1/√2। बट क्योंकि ये वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, ये साइन 45 माइनस साइन 45 होगा तो माइनस 1/√2 आ जाएगा। तो उससे जो वैल्यू आएगी म्यू नॉट I√2 अपॉन 4πd और ये 1 माइनस 1/√2। तो ये √2 ऊपर जाएगा तो √2 माइनस 1 हो जाएगा, √2 और √2 ये कैंसिल हो जाएगा। और इन दी एंड अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है। इन दी एंड अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखूँ तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 4πd एंड हियर दिस विल बी √2 माइनस 1। अब डायरेक्शन की बात करें तो फिर से करंट इधर है, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है अंदर की तरफ, तो माइनस k क्या। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हम इस
किसी भी वायर का निकाल सकते हैं। हाँ, एंगल मेज़र करने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि दोनों एंगल को हमें अपोजिट सेंस में मेज़र करना है। तो एक एंगल को अगर हमने एक सेंस में मेज़र किया तो दूसरे एंगल को दूसरे सेंस में हमें मेज़र करना पड़ेगा। एंगल हमेशा उन दोनों लाइन तक मेज़र करना है जो दोनों एंड पॉइंट को छूती हैं। कहाँ से मेज़र करना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस से उन दोनों लाइन को तक हमें एंगल मेज़र करना है जो दोनों एंड पॉइंट को टच करती हैं। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं एक इनफाइनाइट वायर के द्वारा और एक सेमी इनफाइनाइट वायर के द्वारा। थैंक यू।